रात के 1 बजे नीलू के फोन की घंटी घनघना उठी। दिल अनजान आशंकाओं से घिर गया। बेटा विदेश में है, बेटी पुणे के एक हॉस्टल में रहती है। किसका फोन होगा? मैं सोच ही रही थी कि पति ने तेज कदमों से जाकर फोन उठा लिया। पापा का देहरादून से फोन था। मेरी दादी नहीं रही थी। यह सुनते ही मैं रो पड़ी। इन्होंने मुझे चुप कराते हुए कहा, देखो मधु, दादी अपनी उम्र के 84 साल जी चुकी थी। आखिर एक ना एक दिन तो यह होना ही था। तुम जानती ही हो कि जन्म और मृत्यु जीवन के दो अकाट्य सत्य हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाकर कुछ देर सोने की हिदायत दी और कहा, सवेरे 4 बजे निकलना होगा, तभी अंतिम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। मैं लेट गई, पर मेरी अश्रुपूर्ति आंखों के सामने अतीत के पन्ने उलटने लगी। मेरी दादी शांति 16 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। 2 महीने का बेटा गोद में लेकर उनका सुहाग घुड़सवारी करते समय अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। वे दब्बे की काली घटाओं ने उनकी खुशियों के सूरज को पूर्णतः ढक दिया। गोद में कुलदीपक होने के बावजूद उन पर मनहूस का लेबल लगा दिया। उन्हें ससुराल निकाला दे दिया गया। ससुराल से निर्वासित होकर दादी ने मायके का दरवाजा खटखटाया। मायके के दरवाजे तो उनके लिए खुल गए, पर सास ससुर की लाचारी का फायदा उठाकर उनकी भाभी ने उन्हें एक अवैतनिक नौकरानी से ज़्यादा का दर्जा न दिया। मायके में दिन रात सेवा कर उन्होंने अपने बेटे के 10 साल के होते ही मायके को भी अलविदा कह दिया। देहरादून में बरसों पहले ब्याई बचपन की सहेली का पता उनके पास था। बस सहेली के आसरे ही वे देहरादून आ पहुंची। सहेली तो मिली ही, साथ ही वहां एक कमरे का आश्रय भी मिल गया। सहेली और उसके पति दोनों उदार व दयालु थे। उन्होंने उनके बेटे यानी हमारे पापा का दाखिला भी एक नज़दीकी स्कूल में करवा दिया। दादी स्वेटर बुनने और क्रोशिकाओं व धागे से विभिन्न तरह की चीज़ें बनाने में सिद्धहस्त थी। स्वेटर पर ऐसे सुंदर नमूने डालती कि राह चलने वाला एक बार तो गौर से अवश्य दिखता। उनके बुने स्वेटर और क्रोशिये के काम की धूम पूरे मोहल्ले में फैल गई। देखते ही देखते उन्हें खूब काम मिलने लगा। दिन रात मेहनत करके वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई। उन्होंने सहेली को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसी के घर के पास 2 कमरों का मकान लेकर रहने लगी। पर सहेली का उपकार कभी नहीं भूली। पापा भी 16-17 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें भी किसी जानकार की दुकान पर काम सीखने भेजने लगी। पापा होनहार थे। बड़ी मेहनत और लगन से वे काम सीखने लगे। मायका छोड़ते समय भाभी की नज़र से बचा उनकी माँ ने एक गहने की छोटी सी पोटली उन्हें थमा दी थी। उन्होंने उसे लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, पर उनकी माँ ने अपनी कसम दे दी। अपनी माँ की बेबसी और डबडबाई आंखें देख उन्हें वह पोटली लेनी पड़ी। दादी अपनी माँ की निशानी बड़ी जतन से संभाल कर रखती आई थी। कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी उसे नहीं छुआ, पर आज अपने होनहार बेटे का कारोबार जमाने की खातिर उस निशाने का भी मोल भाव कर दिया। आज मैं स्वयं को और इस पीढ़ी को देखती हूँ तो चारों ओर असहिष्णुता व आक्रोश फैला हुआ है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, तुनक मिजाजी देखने को मिलती है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी असंतुष्टता दिखाई देती है। पर दादी के जीवन में तो 16 वर्ष के बाद ही पतझड़ ने स्थायी डेरा जमा लिया था। जीवन में कदम कदम पर अपमान, अभाव, धोखे खाए थे, पर इन सब ने उन्हें गजब की सहनशीलता भर दी थी। हमने कभी घर में उन्हें गुस्से करते चिल्लाते नहीं देखा। अपनी मौन मुस्कान से ही वे सबके दिलों पर राज करती थी। मम्मी पापा को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वे उनको माँ बनकर सीख भी देती और दोस्त बनाकर हंसी मजाक भी करती। दादी जी के बारे में सोचते सोचते कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। पति टैक्सी वाले को फ़ोन करने लगे। मैंने जल्दी से 2 कप चाय बना ली। हम चल दिए दादी की अंतिम यात्रा में शामिल होने। टैक्सी में बैठते ही मैंने आंखें मूंद ली। दादी की यादों के चलचित्र की अगली रील चलने लगी। दादी स्वयं पुराने जमाने की थी, लेकिन पास पड़ोस और मोहल्ले की औरतों की आज़ादी के लिए उन्होंने शंख नाद किया। ससुराल में घूंघट से त्रस्त कई महिलाओं को उन्होंने घूंघट से आज़ादी दिलवाई। घरों के बड़े बुजुर्गों को समझाया कि सिर पर ओढ़नी, आंखों दिल में बुजुर्गों के लिए आदर सेवा यही सब कुछ है। हाथ भर का घूंघट निकाल कर बड़े बूढ़ों का अपमान करना, उनकी मजबूरी और लाचारी में उन्हें कोसना गलत है। घूंघटों से बेजार महिलाओं को जीवन में बड़ी राहत मिल गई थी। दादी की बातें लोगों के दिलों जहन में ऐसे उतरी जैसे धूप में प्यास से खुश्क गलों में मीठा शरबत उतरता। दादी स्वयं पढ़ी लिखी न थी, पर उन्होंने मम्मी के बीए की अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाने का बेड़ा उठा लिया।
घर परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मम्मी को कॉलेज भेजा। मुख्य विषय संगीत था, इसलिए हारमोनियम मंगवाया। शाम के समय माँ सुर लगाती तो दादी मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद कर बैठ जाती। 2-3 गाने सुने बिना ही न उठती। हमारे भाई का जन्मदिन भी वे बड़े निराले तरीके से मनवाती। न तो पार्टी न डांस, बस माँ का बनाया मिल्क केक काटा जाता। दोपहर को बड़े बड़े कढ़ाइयों और पतीलों में जोय, केदार, कढ़ी चावल और शुद्ध देसी घी में हलवा बनाया जाता। विशेष मेहमान होते अनाथ आश्रम के प्यारे प्यारे बच्चे जो अपने आश्रय का सुरीला बैंड बजाते हुए पंक्तिबद्ध होकर आते और बड़े ही चाव से कढ़ी चावल व हलवे के भोजन से तृप्त होते थे। साथ ही रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक एक जोड़ी कपड़े लेकर जाते थे। उसके बाद होता था मोहल्ले के सभी लोगों का महाभोज। एक बड़े से दालान में बच्चे बड़े सभी भोजन करते थे। हम सब घर वाले जब तक पंगत से नहीं उठते थे तब तक सब तृप्त न हो जाते। हल्के फुल्के हंसी के माहौल में भोज होता, मानो एक विशाल पिकनिक चल रही हो। मैं तब 10वीं कक्षा में थी। स्कूल से घर आई तो देखा दीदी रो रही है और मम्मी पापा ही रुआसी सी खड़ी है। दीदी ने आगे पढ़ने के लिए जो विषय लिया था उसके लिए उन्हें सह शिक्षा कॉलेज में दाखिला लेना था, पर पापा आज्ञा नहीं दे रहे थे। दादी उन दिनों हरिद्वार गई हुई थी। दीदी ने चुपके से उन्हें फ़ोन कर दिया। दादी ने आते ही एक बार में पापा से हाँ करवा दी। उन्होंने पापा को सिर्फ एक ही बात कही, मीरा को हम सब ने मिलकर संस्कार दिए हैं, उनमें क्या कुछ कमी रह गई है जो मीरा को उस कॉलेज में जाने से वह रोक रहा है। हमें अपनी मीरा पर पूरा भरोसा है, वह वहाँ पर लगन से पढ़कर अच्छे अंक लाएगी और हमारा सिर ऊंचा करेगी। परोक्ष रूप से उन्होंने मीरा दीदी को भी हिदायत दे दी और वास्तव में दीदी ने प्रथम रैंक लाकर घर परिवार का नाम रोशन कर दिया। इसी क्षण टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ ने हमें यादों के झरोखों से बाहर निकाल दिया। टैक्सी रफ्तार पकड़े हुए थी। शीघ्र ही हम देहरादून पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही दादी के पार्थिव शरीर को देखते ही यतन से दबाई हुई हिचकी तेज रुधिर में बदल गई। सभी पहुंच चुके थे, बस मेरा इंतज़ार हो रहा था। पापा ने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मधु बेटी, इस प्रकार रोकर तुम अपनी दादी को दुखी क्यों कर रही हो? तो वे संसार के मायाजाल से मुक्त हुई हैं। एक 16 साल की विधवा का साथ में एक दूध मुहे बच्चे के साथ इस संसार रूपी सागर को पार करना बहुत ही कठिन था। मुझे अपनी माँ पर गर्व है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान व इज्जत को गिरवी रखे बिना इस सागर को पार किया। वे तो स्वयं सिद्धा थी। उन्होंने समाज की खोखली रूढ़ियों पाखंडों से दूर रहकर अपने रास्ते खुद बनाए। जो उन्हें अच्छा और सही लगा उसे ग्रहण किया और व्यर्थ की मान्यताओं को उन्होंने अपने मार्ग से हटा दिया। उनके मुक्ति पर को शोक में मत बदलो। कुछ देर बाद दादी की अंतिम यात्रा आरंभ हो गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग साथ थे। दादी की मृत्यु प्रक्रिया उनकी इच्छा के अनुसार की गई। न तो ब्राह्मण भोज हुआ, न पुजारी पंडों को दान दिया गया। लगभग 200 गरीबों को भर पेट भोजन कराया गया। एक एक कंबल उन्हें दान स्वरूप दिए गए। पापा ने दादी की इच्छा अनुसार अनाथाश्रम, महिला कल्याण घर और अस्पताल में 2-2 कमरे बनवा दिए। देखते देखते दादी हमसे बहुत दूर चली गई। वे अपने पीछे छोड़ गई संघर्षों का ऐसा अनमोल खजाना जो सभी नारियों के लिए एक सबक है कि कैसे कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने मान सम्मान व इज्जत को बचाते हुए आगे बढ़े। वे इस युग की ऐसी महिला थी जिसने अपनी मृत प्राय जीवन बगिया को नवीन विचारों, दृढ़ संकल्पों, कर्मठता व मेहनत के बलबूते फिर से हरी भरी बना दिया। वास्तव में वे स्वयं सिद्धा थी।